आज टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम। क्या कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम? देखिए, इंटर में भी पढ़ा हुआ हमने ये टॉपिक, तो देख लेते हैं। देखिए, जितनी हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं, किसी भी ऑडिट को करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को जब हम डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखते हैं तो दैट बिकम्स ऑडिट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल कि अपन कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने घूमने जाने के लिए सोचा कि चलो भाई देहरादून चलेंगे, मंसूरी चलेंगे, ऋषिकेश चलेंगे, उसके आगे केदारनाथ चले जाएंगे। इस तरीके से आपने में भी प्लानिंग कर ली। तो ये अभी तक सिर्फ एक थॉट है, उसमें अभी ये चीजें नहीं आई कि कौन कौन जाएगा, कितनी बजे जाएंगे, कितने दिन का टूर होगा, कौन सा होटल होगा, जाने का तरीका क्या होगा, वगैरह होगा। ठीक है। जैसे ही आप इस पूरी प्लानिंग को डॉक्यूमेंट पे उतार देंगे कि भाई मैं इतनी बजे जाऊंगा, ठीक है, ये वे होगा, ये लोग होंगे मेरे साथ, ठीक है, इतने बजे हम वहां पहुंचेंगे, वहां से ये गाड़ी मिलेगी, वगैरह वगैरह, ये सारी प्लानिंग आप कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या वो प्लानिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट होगी? यस। जैसे हमारे और भी प्रोग्राम होते हैं, शादी का प्रोग्राम होता है, हम क्या कहते हैं, हम एक चीज आप सोचो, जनरल लाइफ में सोचो, पहले जब आप घूमने का सोच रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं घूमने का प्लान बना रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं कि सोच रहा हूँ, घूमने का प्लान बना रहा हूँ, राइट। और जब आपका प्लान फाइनलाइज हो जाता है, जब आपका प्लान फाइनलाइज हो जाता है और जैसे पता है कि 3 दिन बाद जाना है, और आपको कोई बोलेगा कि भैया हाँ मेरे साथ चल रहे हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मेरा तो प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। समझ गए? तो प्लानिंग एक थॉट है, एक प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, और जबकि प्रोग्राम उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। समझ गए? ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसे ही जब हम ऑडिट करने जा रहे होते हैं तो हमें पता है, जाहिर सी बात, कि ऑडिट में क्या क्या करना है, ये तो सबको पता ही है। वॉचिंग करनी है, वेरिफिकेशन करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है, ये वो सब करना है, वो सब पता है। पर कौन कौन टीम में होगा, कितने दिन में ऑडिट कंप्लीट होगी, है ना, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या काम करने हैं, ये सारी बातें एक कागज पे लिख के तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट मैं नहीं कर रहा, मेरे असिस्टेंट कर रहे हैं। तो मुझे तो उन असिस्टेंट को लिख के देना पड़ेगा ना कि क्या क्या करना है। तो इसलिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म। टू बी, इसका मतलब ये पहले ही बनता है, समझ गए होंगे आप, एडवांस में बनता है। ऑडिट प्रोग्राम एडवांस में बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्या करना कैसे करना पहले डिसाइड करेंगे, बाद में थोड़ी करेंगे। स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर लगाने हैं, किस तरीके से वेरिफिकेशन करना है, ये सारी बातें, और कितना टाइम लगेगा, ये सब बातें उस प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होती है। आगे बात समझ? ठीक है। सर हम ये ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? अगर हमें याद है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं काम, या ओरली बोल के भी तो कर सकते हैं। देखिए, उसमें कई नुकसान हो जाएंगे। पहला, कि जब भी हम याद करके कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं अपन। और अगर अपन लिस्ट बना के लेके जाते हैं तो भूलते नहीं। वैसे ही अगर आप लिख के ऑडिट करने जाओगे तो कुछ चीज छूटेगी नहीं, सारी चीजें चेक हो जाएगी। और अगर आप सोचोगे कि याद है कर लेंगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। ये हो जाती है पहली चीज। दूसरी चीज, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है ये नहीं पता चलेगा। मान लीजिए ऑडिट के दौरान कोई गलती हो गई, अब एक स्टाफ को बोलोगे, वो बोलेगा सर मैंने नहीं किया, इसने किया है। वो दूसरा कहेगा मैंने नहीं किया, इसने किया है। तो पता ही नहीं चलेगा किसने किया था वो काम। समझ गए? तो दैट्स वाई प्रोग्राम बनाना जरूरी है। तो फायदे देखिए, पहली बात तो ये चेकलिस्ट के रूप में काम करता है ताकि कोई आइटम छूट ना जाए। ठीक है। दूसरा, ऑडिट वर्क जो है वो प्रॉपर्ली एलोकेट कर दिया जा सके। आपके जितने भी टीम मेंबर है उनमें आपस में काम आराम से बांट दिया जा सके, उसके लिए भी प्रोग्राम काम आता है। कितना काम हो गया और काम होने की स्पीड कैसी है, ये सारी बात भी प्रोग्राम से पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 20 दिन का प्रोग्राम है ऑडिट का, बफरिंग हो रहा है। देखो एक बार, आवाज ठीक आ रही है क्या? अभी ठीक है? अब ठीक है? हाँ निवी। ओके।
तो देखिए 20 दिन का प्रोग्राम है, 7 दिन हो चुके हैं, तो क्या मैं उस प्रोग्राम में जितना काम लिखा था वो हुआ या नहीं हुआ, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर सकता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा काम विद इन द टाइम हो जाएगा या नहीं होगा, क्या मुझे एक्स्ट्रा टीम लगाने की जरूरत है, क्या मुझे प्लान में चेंज करने की जरूरत है, ये सारी बातें मुझे यहाँ से पता चलेगी। समझ गए? तो उसका रिव्यू किया जा सकता है, सुपरविजन किया जा सकता है। ही वुड बी इन द पोजिशन टू अकाउंट, अकाउंट का मतलब यहाँ पे वो अकाउंट नहीं है आप बोलोगे कि खाता है किसी का, वो वाला अकाउंट नहीं है। अकाउंट का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से मतलब है, तो हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं उस पर्सन को जिसने वो काम किया है। और लास्ट वन इज ऑडिट एविडेंस। कल को कोई हमें ये कह दे कि भैया आपने तो काम ढंग से किया ही नहीं, तो हम बता सकते हैं प्रोग्राम के जरिए कि देखो हमने ये काम किया है, इस टाइम पे किया है, इस पर्सन ने किया है। ओके, नुकसान पे आ जाते हैं सर। नुकसान क्या है सर ऑडिट प्रोग्राम के? देखो नुकसान ये है कि अगर आपको मैं कोई काम करने का बोलूं और ये कहूं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, बाकी किसी तरीके से करना ही नहीं है, अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। आपको लगेगा अरे यार क्या काम दे दिया, एक दिन कर लें, 2 दिन कर लें, डेली एक ही काम एक ही तरीके से करना है, तो काम एक ही करना है वो तो समझ में आ सकता है, पर करने को तो हमें छूट दो, हम नए नए तरीके से करते रहेंगे जैसा हमारा मन करेगा, पर वो नहीं करने दे रहे, तो वो क्या होता है, टीम मेंबर्स के लिए क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। ड्रॉइंग अप एन ऑडिट प्रोग्राम में बी अननेसेसरी फॉर स्मॉल कंसर्न। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिन की ऑडिट है कि भाई बहुत कम ट्रांजेक्शन है पर 1-2 दिन में ऑडिट हो जाएगी, अब उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए फायदेमंद नहीं। इनएफिशिएंट स्टाफ बच जाएंगे। देखो एक बहुत महान आदमी ने कहा था क्या, कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको बहुत टिपिकल काम करना है तो आप उसके लिए किस बंदे को चुनेंगे? एक आपके सामने बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है और एक भयंकर आलसी आलसी आदमी है, बताइए किसको चुनेंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया आप किसको चुनो, आप आलसी आदमी को चुनो। अगर आपके पास टाइम कम है, बिल गेट्स ने कहा था, मे बी आई डोंट नो द नेम ऑफ दी सच पर्सन, बट उन्होंने कहा कि अगर आपको कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट काम या बहुत बड़ा काम चुनना हो तो आप उसके लिए किसी आलसी बंदे को चुनो, वो आप बंदा उस काम को करने का शॉर्टकट निकाल लेगा। तो इंटेलिजेंट को तो लगेगा कि भैया ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, मैं तो वैसे ही करूंगा, और आलसी आदमी उसको करने का शॉर्टकट निकाल लेगा अपने आप। समझ गए? तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि सब जो आलसी आदमी इनएफिशिएंट आदमी क्या है, वो काम नहीं करेगा, वो उस ऑडिट प्रोग्राम की गलियां निकाल लेगा, है ना, कमियां निकाल लेगा, और बोलेगा ये काम ये तो मेरे लिस्ट में था ही नहीं, ये काम ये तो इसमें मेरे नाम पे था ही नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ बहाना मार के अपने आप को बचाता रहेगा। समझ गए? जैसे कोई काम था उसको करना था, अब उसने उसका मीनिंग ऐसा निकाला कि बहुत लिमिटेड मीनिंग, कि सर आपने कहा था बिल चेक करने, ये तो नहीं कहा था परचेज के करने या सेल के करने या खर्चे के करने, तो मैंने तो सिर्फ परचेज के कर लिए। समझ गए? तो इस तरीके के बहाने बना के इनएफिशिएंट स्टाफ बच सकता है। एंड लास्ट वन इज रिजिड प्रोग्राम। रिजिड प्रोग्राम का मतलब आप एक ही तरीके का प्रोग्राम और जिसमें चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रोग्राम आप हर ऑडिट में फॉलो करेंगे तो दैट इज नॉट सुटेबल। बता दीजिए एक बार, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो? नो सर। आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या है? अभी छोटी छोटी बातें हैं,
ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो सुनते जाइए। देखो कॉन्टिन्यूस ऑडिट हमने पढ़ी हुई भी है। क्या था कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन की ऑडिट के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम साल के एंड में जाएं और पूरी ऑडिट कंप्लीट कर दें। ठीक है, इसलिए हम पूरे साल ऑडिट करते रहे। अब पूरे साल ऑडिट करने का मतलब हमने एक पैटर्न सेट कर लिया। सपोज हमने कहा अप्रैल के ट्रांजेक्शन मई में चेक कर देंगे, फिर मई के ट्रांजेक्शन जून में चेक कर देंगे, जून के जुलाई में चेक कर देंगे। इस तरीके से हम करते जा रहे हैं। तो लास्ट में क्या होगा, जनवरी फरवरी तक के ट्रांजेक्शन चेक हो जाएंगे और हमारे पास थोड़ा सा काम बचेगा। और अपन जाए कि पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक के ट्रांजेक्शन साल खत्म होने के बाद कर दें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उन ऑडिट के लिए कॉन्करेंट ऑडिट या कॉन्टिन्यूस ऑडिट वर्ड काम में लिया जाता है। तो या तो आप इसे कहिए कॉन्टिन्यूस या आप इसे कहिए कॉन्करेंट, बात एक ही। ठीक है, तो continuous audit involve the detailed examination of all the transaction by the auditor continuously throughout the year. इसका मेन कंटेंट बस इतना सही है, continuously throughout the year। ठीक है, और एट रेगुलर इंटरवल, या तो हर 10 दिन से, हर 15 दिन से, हर महीने से, ऐसे कर लीजिए, या फिर डेली चले जाइए। एक आदमी छोड़ देते हैं, वो डेली जाता रहता है, चेक करता रहता है। Continuous audit is one which is commenced and carried on before the close of financial year। फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को खत्म होगा, ऑडिट तो उससे पहले स्टार्ट हो जाती है, पूरे साल ही चलती है तो पहले होनी है। इट इन्वॉल्व द कांस्टेंट एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर स्टाफ, कांस्टेंट एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर स्टाफ। ऑडिटर का स्टाफ कंटिन्यूअसली जाता ही रहता है, 2 बंदों को फिक्स कर दिया कि आपको डेली वहीं जाना है और वहीं से काम करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये वहां पे है जहां पे काम ज्यादा हो और आपको फाइनल अकाउंट जल्दी प्रेजेंट करने हो। दैट्स इट। Continuous audit is suitable in case where the final account are desired to be presented soon after close of financial year। आप चाहते हैं कि मैं मई में तो अपने फाइनल अकाउंट ही सबमिट कर दूं, तो फिर उसके लिए आपको पहले से ऑडिट करवानी पड़ेगी। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। और बोलिए, और कोई डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट आ जाएगी सर फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या कह रहा है सुनिए। फाइनल ऑडिट बोलो, कंप्लीट ऑडिट बोलो, है ना, ये सब एक ही चीज होती है। तो फाइनल ऑडिट इज आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट ऑडिट। फाइनल ऑडिट इज डन आफ्टर द क्लोज ऑफ द financial year. In this type of audit, client give the position of books of accounts to the auditor for the audit and routine checking of other procedure. Begin only after that. सिंपल सी बात है, आप 31 मार्च के बाद ही ऑडिट करवाएंगे तो वो फाइनल ऑडिट अपने आप ही हो जाएगी। समझ गए? कॉन्करेंट ऑडिट आ सकता है एग्जाम में, ये फाइनल ऑडिट ऐसी चीजें नहीं आती। कॉन्टिन्यूस या कॉन्करेंट ऑडिट जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखें। और बोलिए, डाउट यहां तक? नो सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इसका भी सेम, ये पूरी सब चीजें चैप्टर नंबर 6.2 में थी इंटर में, एज इट इज सब चीजें वहां पे। सीएमए कोर्स में एक यही कमी है कि कोर्स को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है। सीएमए कोर्स की एक कमी जो है स्टडी मटेरियल की बहुत बड़ी, तो ये है कि इसको अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया। कुछ भी चैप्टर में कुछ भी डाल दिया और कितनी बार भी डाल दिया। चलिए नेक्स्ट आ रहा है ऑडिट वर्किंग पेपर। देखो ऑडिट वर्किंग पेपर का मतलब क्या है,
मुझे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लास भी ले रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। कल को एग्जाम होने के बाद या एग्जाम टाइम में कोई आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि आप ढंग से पढ़े ही नहीं, आपने मेहनत की नहीं, आप तो सिर्फ मस्ती मार रहे थे, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं सब मस्ती नहीं मार रहे थे, हमने पढ़ाई की है? बोलिए कैसे प्रूव करेंगे? अंशु कह रहे हैं सर रिजल्ट, और रिजल्ट नेगेटिव आ गया किसी का तो इसका मतलब उसने तो नहीं किया पढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, एक अंशु से स्पेशल सवाल है, अंशु से है। अंशु, एक रेस हुई है ना, कॉमनवेल्थ वगैरह में होती है ना रेस, 100 मीटर 200 मीटर, ऐसी एक रेस हुई और उस रेस में एक ही बंदा जीतेगा, जाहिर सी बात है, जीतेगा तो एक ही ना, तो बाकी लोगों ने मेहनत नहीं करी क्या? बोलो भाई, बाकी लोगों ने मेहनत करी या नहीं करी? सर उतनी नहीं कि जितने उस जीतने वाले ने की थी। नहीं, आपको ये प्रूव थोड़ी करना है, फिर तो बात ये हो गई ना, वो तो सबको ही पता है उतनी नहीं करी होगी तभी तो वो फर्स्ट नहीं आ पाया। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि आपने मेहनत करी थी या टाइम पास किया था। तो कभी भी रिजल्ट नहीं बताता है, ये बात ध्यान रखना, रिजल्ट नहीं बताता है, रिजल्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस बता सकता है कि कितने लेवल की थी। समझ गए? ओके, दूसरे पॉइंट पे आइए। आप क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रैक्टिस कॉपी दिखाएंगे, और बताओ, चलो प्रैक्टिस की कॉपी दिखा दोगे आप, और क्या दिखाओगे? और बोलो भाई, आपके पास बस एक रजिस्टर ही है और भी कुछ चीजें हैं? देखिए, आपके पास नोट्स, उस नोट्स पे आपने कुछ लिखा हुआ है या नहीं है वो आप जाने। उसके अलावा आपके पास नोटबुक है, नोटबुक का मतलब जिसमें अभी आप लिख रहे होंगे। उसके अलावा आपके पास आपकी बुक्स हैं, उस बुक में भी आपने काला पीला नीला कुछ किया होगा। उसके अलावा आपके टेस्ट हुए होंगे, उन टेस्ट का रिजल्ट है। क्या ये सारी चीजें नहीं है क्या? यस। अब ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजों से आप ये प्रूव करना चाहेंगे कि देखो मैंने पढ़ाई की है या नहीं की है, राइट? अब सवाल आता है कि ये प्रूफ इनफ है या नहीं है, कितने एविडेंस होने चाहिए आपके पास, कितने एविडेंस होने चाहिए? तो उसके लिए भी एक बात बोली गई। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? जितने ज्यादा एविडेंस दे सकते हैं दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो, ना कम ना ज्यादा, आपके पास एडुकेट एडुकेट प्रूफ होने चाहिए। अब आपको इस एडुकेट कैसे पता चलेगा, तो सुनो एक बात। एडुकेट का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके कोई भी रिलेटिव है ना, आपके कोई कजिन है, वो है जो भी पढ़े लिखे इंसान है, कोई सीए है, कोई ऑलरेडी सीए में है, कोई सीएस है, उनमें से कोई भी पर्सन को आप अपनी नोटबुक दिखाएं, ठीक है, और आपकी नोटबुक वगैरह देख के वो ये कहें कि नहीं भैया तैयारी तो की थी, तैयारी में कोई कमी नहीं, उतने डॉक्यूमेंट चाहिए आपको।
मतलब एक ऐसा आदमी जो आपको नहीं जानता या फिर आपकी इस मैटर के बारे में नहीं जानता, पर वो आपके डॉक्यूमेंट देख के ये बता सके कि हाँ काम तो इसने सही किया है। उतना काम होना चाहिए, उतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। समझ गए बात? जैसे एक डॉक्टर के पास आप दिखाने को गए, उस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, कुछ रिपोर्ट करवाई है ना, कुछ टेस्ट करवाए, ये सब करवाया। अब आप जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कैसे पता लगाएगा कि पहले वाले डॉक्टर ने सही से जांच की थी या नहीं की थी? क्या वो ये देखेगा कि जो जो जांचें होनी चाहिए थी वो करवाई है या नहीं करवाई है, उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी है या नहीं दी है? समझ गए? यस। तो एडुकेट एविडेंस होनी चाहिए ऑडिटर के पास, ताकि कोई थर्ड पर्सन भी अगर बात पढ़ सुने या डॉक्यूमेंट देखें तो उसको भी ऐसा फील हो कि हाँ काम तो सही से हुआ है। ओके, तो देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर रिटेन सेट ऑफ वर्किंग पेपर फॉर ईच एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। हर ऑडिट के लिए हर साल की आप अलग से फाइल बनाएंगे और उन डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेंगे। The audit working paper for a client audit engagement are sufficiently detailed to enable, अब देखो यहां से पढ़ना ये वाली बात, to enable another appropriate experienced and competent auditor that is not familiar with the client to obtain an overall understanding of the engagement। हमने एक थर्ड पर्सन को, थर्ड ऑडिटर को दिखाया और वो हमारी फाइल देख के समझ जाए कि क्या हो रहा है और हमने क्या क्या किया है, तो उतने डॉक्यूमेंट काफी होंगे। बताओ, समझ में आ गई बात? इसको अपन एक जगह से लिंक और कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। किसी पे मर्डर केस चल रहा है, ध्यान से सुनना, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सालों तक चलती है ना केसेस, तो अगर किसी बंदे पे मर्डर केस चल रहा है तो कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने एविडेंस चाहिए कि भैया इसको फांसी दी जा सके? जज कैसे डिसाइड करेगा कि कितने एविडेंस चाहिए कि इसको फांसी दी जा सके? बताओ भैया, बहुत सारे, थोड़े से, या सफिशिएंट? सफिशिएंट हो। अब सफिशिएंट, कई बार एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी सफिशिएंट हो जाता है और कई बार हजारों लाखों डॉक्यूमेंट भी सफिशिएंट नहीं हो पाते। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिसने मर्डर किया और जिसका मर्डर किया उसका एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है और वीडियो सामने आ जाता है, तो बताइए अब कोई और जरूरत है क्या किसी चीज की? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करवा लेंगे कि ये वीडियो सही है, टेम्पर्ड नहीं है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस। और कोई जरूरत है क्या किसी प्रूफ की? नहीं। पर अगर एक आदमी आके कहे क्या सब मैंने देखा था, तो फिर तो और अभी जरूरत है ना कि क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, इसका क्या भरोसा है? तो इस तरीके से क्वांटम कहीं पे भी फिक्स नहीं होता है। क्वांटम डिपेंड करता है केस टू केस और नेचर ऑफ एविडेंस के ऊपर कि कैसा एविडेंस है। अगर कंक्लूसिव है तो कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा, और अगर कंक्लूसिव नहीं है, परसुएसिव है, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर। वर्किंग पेपर रखने के 3 कारण क्या क्या? पहला, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। अच्छी प्लानिंग हो सके और अच्छे से ऑडिट हो सके, इसके लिए हम वर्किंग पेपर रख रहे हैं। दूसरा, जो काम होता जा रहा है उसका रिव्यू करने के लिए हम वर्किंग पेपर रख रहे हैं। और तीसरा, एविडेंस के रूप में वर्किंग पेपर रख रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो हम ये साबित कर सके कि भैया हमारा कोई रोल नहीं है,
हमने हमारी ऑडिट ढंग से की है। अच्छा एक बात बताओ, आपने घोटाला सुना होगा है ना, 1992 सुना है क्या? यस सर। यस सर। सर ये तो मूवी आई थी ना, मूवी वाली सारी बातें सुनते हैं सर हम। अच्छा 2008 का सुने? 2008 बोलो भाई, 2008 सुना है? अब ये नहीं सुना होगा, क्यों? इस पे मूवी नहीं बनी ना अभी तक। सत्यम घोटाला हुआ था। बता रहा हूँ ना, अपने को सिर्फ मूवियां याद है। मार्केट केस हुआ था 2008 में जब सत्यम घोटाला हुआ था। ठीक है, अमेरिका के कुछ बैंक्स भी वो हो गए थे, बैंकक्रप्ट हो गए, समझ गए? इन जितने भी घोटाले हुए, उसके बाद एक सहारा, अभी एक सहारा का भी घोटाला है। सहारा इंडिया भी तो बंद पड़ा है, सहारा इंडिया भी तो बंद पड़ा है। फिर पीएनबी का घोटाला हुआ अभी, नीरव मोदी, विजय माल्या, अभी मेहुल चोकसी। ये सारे जितने भी घोटाले हुए, क्या इन सब ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट नहीं हो रही थी क्या? आप बताओ, पीएनबी की, सत्यम की, सहारा की, क्या इनकी ऑडिट नहीं हो रही थी? ऑडिट तो हो ही रही थी ना, फिर भी घोटाला हुआ, फिर भी घोटाला हुआ। अब सवाल ये आता है कि क्या इस घोटाले में ऑडिटर जिम्मेदार है या नहीं, ऑडिटर का हाथ है या नहीं, समझ रहे? तो इसके लिए क्या, ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट रखने हैं भैया, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हें इतने डॉक्यूमेंट रखने हैं कि ये साबित कर पाओ कि भैया मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने मेरी ऑडिट ढंग से की, समझ गए? तो इसलिए हम ऑडिट पेपर रखते हैं। नेक्स्ट आ देखिए सर, सर कितने डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए? तो सर ये तो डिपेंड करेगा ना, ये तो डिपेंड करेगा। कैसे, सुनिए। 7 साल तक, 7 years तक मेंटेन करना, 7 साल तक मेंटेन करना होता है, ठीक है? अच्छा सर किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए ये बताओ। तो उसके लिए सुनो, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर के हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट और कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। कैसे, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, आप वहां पे किस तरीके की ऑडिट कर रहे हैं मुझे बताइए। अगर आप वॉलेंट्री ऑडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, वॉलेंट्री ऑडिट कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या आपके डॉक्यूमेंट का तरीका अलग हो सकता है, आपके वर्किंग पेपर अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे स्कोप अलग होगा, यहाँ पे स्कोप अलग होगा, वहां पे रिपोर्टिंग अलग होगी, यहाँ पे रिपोर्टिंग अलग होगी। तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट, किस तरीके की ऑडिट है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अलग होंगे। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में जानी है, समझ गए? स्टैट्यूटरी है तो स्टैट्यूटरी जो फॉर्मेट होगा उसमें जाएगी, और वॉलेंट्री है तो फिर आप कोई भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट का बिजनेस कैसा है। अगर क्लाइंट का बिजनेस सिंपल सा है तो डॉक्यूमेंट आप उस तरीके के ही ले लेंगे, अगर क्लाइंट का बिजनेस बहुत टेक्निकल है तो आपको टेक्निकल तरीके के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए पूरा ऑनलाइन सिस्टम है किसी का, अब ऑनलाइन सिस्टम है तो फिर आपको ऑडिट ट्रेल, एक ऑडिट ट्रेल करके होता है, ऑडिट ट्रेल आपको करना पड़ेगा, लॉग फाइल्स होती हैं, वो सारी चीजें आपको एज एविडेंस लेनी पड़ेगी, समझ गए? नेचर एंड कंडीशन ऑफ क्लाइंट्स रिपोर्ट,
क्लाइंट्स के रिकॉर्ड किस तरीके के हैं, ठीक है, मैनुअल है, कंप्यूटराइज है, सही स्थिति में है, नहीं है, तो उनके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। आप रिलायंस का मतलब यहाँ पे क्या है, विश्वास। आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कितना विश्वास कर रहे हैं। अगर आप अच्छा बिलीव कर रहे हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो आपको डॉक्यूमेंट कम कलेक्ट करने हैं। पर अगर आपको लगता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम घटिया है, तो आप फिर ज्यादा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे। ओके। सुपरविजन ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द असिस्टेंट। आपके ऑडिट टीम के मेंबर क्या काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे सुपरवाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपके डॉक्यूमेंट में फर्क आएगा। जैसे मान लीजिए आपने सुपरवाइज किया और आपको पता चला कि मेरा स्टाफ डॉक्यूमेंट कम कलेक्ट कर रहा है, तो आपने उसको कहा कि भैया थोड़े डॉक्यूमेंट का और ध्यान दो, ठीक है, और वो पता चला बेवजह के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा, तो हमने कहा कि भैया ये रहने दो, इन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होंगे कि क्या क्या रखने हैं। बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है। ऑडिट वर्किंग पेपर, दो तरीके की फाइल बनानी होती है ऑडिट के अंदर, एक परमानेंट ऑडिट फाइल और एक करंट ऑडिट फाइल। देखिए, जो डॉक्यूमेंट लंबे टाइम तक काम आने हैं, लंबे टाइम का मतलब हो सकता है एक से ज्यादा ऑडिट करने में काम, जैसे इस साल भी काम आ रहे हैं, अगले साल भी काम आएंगे, ठीक है, उस तरीके के हो सकते हैं, या पूरी ऑडिट के दौरान काम में आएंगे। तो वैसी चीजों को तो आप कहाँ रखते हैं, परमानेंट फाइल में। और जो डॉक्यूमेंट सिर्फ पर्टिकुलर ऑडिट के लिए हैं और करंट ईयर में क्रिएट हो रहे हैं, उनको आप कहाँ रख सकते हैं, करंट फाइल में रख सकते हैं। जैसे कंपनी के एमओए, एओए, लीगल डॉक्यूमेंट जिसके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, उनकी फोटोकॉपी, है ना, बोर्ड मीटिंग्स के माइनट्स वगैरह, ये सब जो चीजें हैं ना, ये आप कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर। तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है। बोलिए, कर लेंगे? इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लिस्ट आपको याद करनी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस फाइल में आएगा। बता दो भैया एक बार, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑडिट नोटबुक। देखिए, ऑडिट नोटबुक तो और भी सिंपल है। अभी आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या आपने हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बनाया है? सही है। अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किया है क्या? हाँ सर, किया है। ठीक है। इंटर के लिए भी अलग अलग मेंटेन किए थे, इंटर में भी हर सब्जेक्ट के। हाँ, तो ऐसे ही मैं अगर कहूं कि हम हर क्लाइंट के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो बोल सकते हैं? हर क्लाइंट के लिए मैं एक रजिस्टर बनाऊंगा, ऐसे बोलूं तो चलेगा? यस। हर क्लाइंट के हर साल के लिए अलग अलग बनाऊंगा, ये कहूं तो भी चलेगा? ओके, तो ये तो हो गया कंपैरिजन। अब आ गया हो, आपने अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे क्या लिख रखा है, बताओ। आपने अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिख रखा है? नाम, ओके, सब्जेक्ट का नाम, ओके, इंडेक्स बना रखी है, ओके,
और बोलिए, और क्या? बस चलिए, तो वैसे ही देखिए हम क्या करेंगे। मैं जब किसी भी ऑडिट पे जाता हूँ तो मैं एक उसके लिए अलग से डायरी बनाता हूँ। अब डायरी बोल लीजिए, रजिस्टर बोल लीजिए, ऐसा कुछ भी बोल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं अलग से डायरी बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, आप कहोगे सर वर्किंग पेपर में और डायरी में क्या फर्क है, अभी बता दूंगा। मैंने एक डायरी बनाई, क्या मैं उस डायरी में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखूं जिसकी मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ? हाँ। क्या मैं वो ईयर लिखूं जिस साल के लिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ? हाँ जी, वो लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, मतलब वो फर्म है कि वो कंपनी है कि वो प्रोप्राइटरशिप है, ये भी लिख दूं। कंपनी के मालिक कौन है, ये भी लिख दूं, है ना, केएमपी। और केएमपी कौन है, की मैनेजर पर्सन कौन है? ओके। उसके बाद ये बात आती है कि कंपनी के मेन एक्टिविटीज क्या है, मतलब कंपनी के मेन प्रोडक्ट या मेन एक्टिविटी क्या है। क्या ये सारी चीजें मैं पहले पेज पे लिख दूं ताकि मैं कभी भी उस रजिस्टर को खोलूं तो मुझे पूरी बात स्टार्टिंग में ही पता चल जाए? यस। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे कोट कर देता हूँ। अब मैंने ऑडिट करना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनते जाना पहले पूरी बात। ये तो मेरा पहला पेज हो गया डायरी का। अब मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम में मुझे जो जो इंपॉर्टेंट बातें पता चलेगी उन बातों के कागज तो मैं इकट्ठे कर लूंगा और उन बातों को लिख लूंगा डायरी में। बताओ सही है क्या? ऐसे ही करते हैं क्या? जैसे आप अपनी पर्सनल डायरी अगर रखते हो, किसी से आपने पैसे उधार लिए तो उसका जो बिल पर्ची जो भी होगी वो तो अलग से आप फाइल में लगा लेंगे और डायरी में लिख देंगे कि इतनी तारीख को इसको इतने पैसे दिए हैं या लिए हैं। तो वैसे ही ऑडिटर क्या करेगा, मान लीजिए इसको फर्जी एक्सपेंसेस का बिल मिला तो उस बिल की कॉपी तो लगाएगा फाइल में और उसको डायरी में लिख लेगा कि इतने रुपए का इतनी तारीख का बिल है जो फर्जी है। और ऐसे ही पूरे साल ये उस डायरी में लिखता रहेगा। बताओ जी, जितनी बातें अभी तक मैंने कही वो सारी समझ में आ गई? ओके। अब देख लेते हैं उनको कैसे बोला है। देखिए, ऑडिट बुक इज बाउंड बुक। बाउंड बुक का मतलब जिसकी बाइंडिंग हो रखी है, इसीलिए मैंने रजिस्टर या डायरी का नाम लिया है। ठीक है, कागज का नाम नहीं लिया है। विथ इन विच लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑडिट। ड्यूरिंग द ऑडिट हमें जो जो पता चला वो सब हम इसमें लिखते गए। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है क्योंकि मैं हर असाइनमेंट की अलग डायरी बनाती हूँ, तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होगा। हर ऑडिट के लिए मैं अलग से डायरी बनाऊंगा। ठीक है, और इस डायरी के अंदर मैं साफ सुथरे शब्दों में जो जो चीजें होती जाएगी वो लिखता जाऊंगा। ठीक है, अगर कल को मेरे पे कोई इल्जाम लगता है तो ये डायरी मेरे लिए सबूत के तौर पे काम आएगी। बताओ क्या ये सारी बातें समझ में आती है? अब आते हैं इस डायरी में क्या क्या होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सुन लीजिए। नेचर ऑफ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो नेम, हम किसकी ऑडिट कर रहे हैं। फिर स्ट्रक्चर की कंपनी है, पार्टनरशिप है, क्या है। एमओए एओए की कुछ खास बातें, पुराना ऑडिटर कौन था, उसके साथ आपकी कोई बात हुई है तो। ओके। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट ने आपको क्या क्या बातें बताई है, वो क्या क्या बुक्स अकाउंट मेंटेन किए हैं एसएससी ने। ठीक है, किस तरीके का इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग कंट्रोल लगा हुआ है, कंपनी के केएमपी कौन है, और कोई एरर एंड फ्रॉड मिली है तो वो सारी बातें। ये सब चीजें हम उस डायरी में लिखते रहेंगे। बताओ।
ऑडिट नोटबुक में कोई डाउट है तो बोलो। बोल दो भाई, कोई डाउट है तो। आगे चलते हैं फिर। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। अब ये इंगेजमेंट लेटर क्या है तो ये भी पहले समझ लीजिए फिर पढ़िएगा। कोई भी चीज पहले समझ लोगे ना। नोटबुक वर्सेस डॉक्यूमेंट। देखो, नोटबुक वर्सेस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। आपको जो नोट्स की सीट मिल रही है, एक बार बताया, आपको जो नोट्स की सीट मिल रही है वो नोटबुक है या वो डॉक्यूमेंट है। आपको जो अलग अलग सीट मिलती है ना, कभी टेस्ट पेपर मिलता है, कभी अलग से कोई सीट मिलती है, वो है डॉक्यूमेंट्स। समझ गए, वो है डॉक्यूमेंट। और आप जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं वो है नोटबुक। ठीक है, तो ऐसे ही ऑडिट में मैं जो डायरी मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें मैं सारी खास बातें लिख रहा हूँ वो तो है नोटबुक। और उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो सारे हैं डॉक्यूमेंट। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। मान लीजिए मेरा एक डेटर है, उस डेटर से मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं, मतलब मेरे क्लाइंट को लेने हैं। मुझे इस डेटर पे शक हो गया तो मैंने क्या किया, मुझे इस डेटर पे शक हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि भैया कंफर्मेशन भेजो, है ना, क्या भेजो, कंफर्मेशन भेजो आपका। इसका जब कंफर्मेशन आया तो ये कहता है कि मैं कंपनी को 8 लाख रुपए देने, मुझे कंपनी को 8 लाख देने हैं, जबकि कंपनी ने लिखा है हमें 10 लाख लेने हैं। तो क्या डिफरेंस आ गया। हाँ, अब ये जो कंफर्मेशन बन के आया है इसे मैं अपनी फाइल में लगा लूंगा, तो ये मेरे लिए क्या है बोलो, क्या ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, और यही बात मैं अपनी डायरी में भी लिखूंगा कि भैया 10 लाख की जगह 8 लाख का ही कंफर्मेशन मिला, 2 लाख का कंफर्मेशन नहीं मिला। समझ पा रहे हैं। तो ये समरी है और ये उसके क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बोलो जी, क्लियर है क्या। एक क्लास का और बचा है, एक क्लास और लगेगी अपनी। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को। मंडे को इसको ओवर करेंगे।